नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी विषय को समझते हैं। किसी भी देश का सरकारी बजट ये सिर्फ कुछ नंबरों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र की उम्मीदों और योजनाओं का आईना है। जरा सोचिए, वो कौन सा एक दस्तावेज है जो ये तय करता है कि सड़कें कहाँ बनेगी, स्कूलों को कितना पैसा मिलेगा और देश का आर्थिक भविष्य आखिर किस दिशा में जाएगा। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हम सब इसे बजट कहते हैं, है ना? पर क्या ये पता है कि भारत के संविधान में बजट शब्द का कहीं जिक्र ही नहीं है? तो फिर अगर इसे बजट नहीं कहते तो इसका असली नाम क्या है और संविधान में इसके बारे में क्या लिखा है? चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इसका ऑफिशियल नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एएफएस, जैसा कि संविधान के आर्टिकल 112 में बताया गया है। इसके मुताबिक सरकार के लिए ये जरूरी है कि वो संसद के सामने पूरे साल की अनुमानित आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब पेश करे। देखिए, किसी भी बजट को समझने का फंडा बहुत सिंपल है, चाहे वो घर का हो या देश का। बस दो चीजें देखनी होती हैं, पैसा आ कहां से रहा है और पैसा जा कहां रहा है। तो बजट के दो मेन पिलर्स हैं। एक है प्राप्तियां यानी रिसीट्स, मतलब सरकार की टोटल इनकम, और दूसरा है व्यय यानी एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार का टोटल खर्च। सुनने में तो काफी आसान लगता है ना, लेकिन असली कहानी तो इसके अंदर की डिटेल्स में छिपी है। और अब आते हैं बजट के सबसे जरूरी और हाँ, अक्सर सबसे कंफ्यूजिंग हिस्से पर, राजस्व यानी रेवेन्यू और पूंजी यानी कैपिटल के बीच का फर्क। अगर ये समझ आ गया ना, तो समझिए पूरा बजट क्लियर हो गया। इसको ऐसे समझ सकते हैं, राजस्व रोजमर्रा के खर्चों जैसा है, जैसे घर का राशन या बिजली का बिल, जबकि पूंजी भविष्य के लिए किए गए बड़े इन्वेस्टमेंट की तरह है, जैसे घर खरीदना या कोई नया बिजनेस शुरू करना। अब थोड़ा टेक्निकली समझें तो राजस्व खाते में वो सारे लेन देन आते हैं जिनसे सरकार की संपत्ति यानी एसेट्स या देनदारियां यानी लायबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस देश को चलाने के रोज के रेगुलर काम है। जैसे कि सरकार जो इनकम टैक्स और जीएसटी इकट्ठा करती है वो है राजस्व प्राप्ति, और जो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है, पुराने कर्ज पर जो ब्याज चुकाया जाता है या जो सब्सिडी दी जाती है, ये सब राजस्व व्यय हैं। दूसरी तरफ है पूंजी खाता। इसमें वो लेन देन होते हैं जो सीधे सीधे सरकार की संपत्ति या देनदारियों को बदल देते हैं। इसका लेना देना भविष्य बनाने से है, और हाँ, यही वो खाता है जो बताता है कि देश लंबी दौड़ के लिए कितनी तैयारी कर रहा है। जैसे जब सरकार सड़क या स्कूल बनाती है तो देश की संपत्ति बढ़ती है, ये हुआ पूंजीगत व्यय। जब सरकार कर्ज लेती है तो उसकी देनदारी बढ़ती है, ये है पूंजीगत प्राप्ति। ऐसे ही किसी सरकारी कंपनी के शेयर बेचना या राज्यों को लोन देना, ये सब भी पूंजी खाते का ही हिस्सा है। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी भी सरकारी लेनदेन को देखकर कैसे फटाफट पता लगाएं कि वो राजस्व है या पूंजी। इसका एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है। इसे कहते हैं संपत्ति और देनदारी परीक्षण। बस एक सवाल पूछना है, क्या इस लेन देन से सरकार की संपत्ति या देनदारियों में कोई बदलाव आया? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सरकार ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया। क्या इससे संपत्ति या देनदारी बदली? हाँ बिल्कुल, सरकार की देनदारी बढ़ गई। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक पूंजीगत प्राप्ति। सिंपल। और यही नियम किसी भी सरकारी दस्तावेज को डिकोड करने की चाबी है। स्क्रीन पर जो ये टेबल दिख रहा है ना, ये इसी सिंपल सिद्धांत पर काम करता है। हर लेनदेन को इसी कसौटी पर परखा जाता है। जैसे जब सरकार कर्ज लेती है तो देनदारी बढ़ती है, इसलिए उसे पूंजीगत प्राप्ति में रखा जाता है। लेकिन जब सरकार टैक्स वसूलती है तो उससे ना कोई संपत्ति घटती है ना देनदारी बढ़ती है, इसलिए वो राजस्व प्राप्ति है। यही फ्रेमवर्क की पूरे बजट की नींव है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बजट बनाना सिर्फ हिसाब किताब का काम नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है, एक कला है जिसका इस्तेमाल देश के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जाता है। बजट बनाने के कई तरीके हैं। एक है पारंपरिक तरीका, जहां पिछले साल के बजट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया जाता है। लेकिन एक बिल्कुल अलग तरीका है जीरो बेस्ड बजटिंग, जिसमें हर विभाग को हर साल जीरो से शुरू करके अपने हर खर्च को सही ठहराना पड़ता है। और भी कई स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे परफॉर्मेंस बजटिंग, जो देखती है कि कम पैसे में ज्यादा काम कैसे हो। आउटकम बजटिंग, जो ये मापती है कि खर्च का जमीन पर क्या असर हुआ, क्या वाकई लोगों की जिंदगी बदली। और जेंडर बजटिंग, जो ये विश्लेषण करती है कि बजट का महिलाओं पर क्या खास प्रभाव पड़ेगा।
तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब देखते हैं कि असली बजट के आंकड़े हमें देश की प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताते हैं। ये चार्ट दिखाता है कि सरकार का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर जाता है। ये वो योजनाएं हैं जहां केंद्र और राज्य मिलकर पैसा लगाते हैं, जैसे मनरेगा या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ये साफ दिखाता है कि सरकार की तात्कालिक प्राथमिकताएं सामाजिक कल्याण और विकास हैं। और ये चार्ट, ये तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये पिछले कुछ सालों में पूंजीगत व्यय के ट्रेंड को दिखाता है। जैसा कि हमने सीखा, पूंजीगत व्यय का मतलब है भविष्य के लिए निवेश। इस चार्ट में ये जो ऊपर जाती हुई लकीर है ना, ये एक बेहद पॉजिटिव संकेत है। क्यों? क्योंकि इससे देश की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, रोजगार पैदा होते हैं और भविष्य में आर्थिक विकास की नींव रखी जाती है। तो अंत में जब हम राजस्व और पूंजीगत खर्च को एक साथ देखते हैं, तो बजट सिर्फ आय व्यय का दस्तावेज नहीं रह जाता। ये मूल्यों का एक बयान है। ये बताता है कि एक देश के रूप में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और भविष्य के निर्माण को कितना महत्व देते हैं। अगली बार जब बजट के बारे में सुनें, तो केवल संख्याओं को न देखें, उनके पीछे की कहानी को देखें।